हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 to 12 तक क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं फ्रेंड, जिसमें आप सब कंप्लीट कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, जो कि भारतीय राज व्यवस्था। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंस रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आगे फ्रेंड, अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। तो देख लीजिए, इसमें अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है फ्रेंड, इसमें पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अधिघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तीसरा है, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। आगे फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्धवार बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एजेंशन अथवा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्धवार बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एजेंशन अथवा शस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। ये TRE में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा।
भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई की गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी एक बार भी नहीं हुई है। अगला है राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 359 में। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित करता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह में। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे दिया गया है फ्रेंड, आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो 3 प्रकार होता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव में 3 होते हैं। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 जो कि राज्य आपात, राज्य द्वारा जो आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात में देख लीजिए फ्रेंड, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट है, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती हैं। अगला पॉइंट है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल। तो इसमें देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसमें देख लीजिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 3 बार किया गया है और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल ये 120 से अधिक बार किया जा चुका है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है, ये अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था।
मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। अगला टॉपिक है फ्रेंड वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। तो देख लीजिए इसमें फ्रेंड वित्त आयोग की संरचना अध्यक्ष, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, इसमें 4 में बांटा गया है फ्रेंड। तो देख लीजिए इसमें सदस्य, तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। दूसरा है सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। उसके बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। उसके बाद अगला सदस्य है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। तो ये सब होने चाहिए फ्रेंड अध्यक्ष में। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। वित्त आयोग बात करें, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। अगला है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल टेन्यूर कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला फ्रेंड भारत के वित्त आयोग, तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, इधर दिया है क्रमांक, उसके बाद गठन, उसके बाद अध्यक्ष का नाम, उसके बाद अनुशंसा वर्ष। तो पहला दिया है 1951 में केसी नियोगी 1952 से 1957 तक। दूसरा है 1956 में के संथानम 1957 से 1962 तक। तीसरे हैं 1960 में ए के चंद्रा 1962 से 1966 तक। चौथा नंबर पे हैं 1964 में डॉक्टर पीवी राजा मन्नार 1966 से 1969। पाँचवें पे हैं 1968 में महावीर त्यागी 1969 से 74 तक। छठा देख लीजिए फ्रेंड 1972 में ब्रह्मानंदन रेड्डी 1974 से 1979 तक। सातवां है 1977 से जे.एम. सेलेट 1979 से 1984 तक। आठवें पे हैं 1982 में वाई.वी. चौहान 1984 से 1989 तक। नौवें पे हैं 1987 में एन.के.पी. साल्वे 1989 से 1995 तक। 10वें नंबर पर 1992 में के.सी. पंत 1995 से 2000। 11वें नंबर पे हैं 1998 में प्रो.ए.एम. खुसरो 2005 से 2005 तक। 12वें पे हैं 2002 में डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010 तक। तेरहवें पे देख लीजिए फ्रेंड 2007 में डॉक्टर विजय केलकर 2010 से 2015 तक। 14वां नंबर है 2013 में डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक। 15वें नंबर पे 2017 में एन.के. सिंह 2020 से 21 या फिर 2021 से 2026 तक। 16वें नंबर पे 2023 में अरविंद पनगड़िया जो कि 1/4/2026 से 5 वर्ष तक।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुष्टि से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग के। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुष्टि से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग के। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय फाइनेंशियल विवादों के समाधान किस संस्था द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन प्राधिकरण अथॉरिटी करता है? तो वित्त आयोग करता है। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी करता है? तो वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट इन एड को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग करता है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट इन एड को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग करता है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो 41% कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो 41% कर दिया गया है। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में से कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एवं कराधान प्रयास, टैक्स एफोर्ट। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाजन में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? तो जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एवं कराधान प्रयास, टैक्स एफोर्ट। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है नीति आयोग। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। ये टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव करके पारित की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नीति आयोग की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। तो उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य पूर्णकालिक होता है। अंशकालिक सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों में से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अंशकालीन सदस्य की बात करें तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। मुख्य कार्यकारी अधिकारी में भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। सचिवालय की बात करें, आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। सचिवालय में आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्र हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, निर्माण 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग, पूर्व में इसका नाम योजना आयोग था। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो VVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट इसका है नीति.government.in। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अपने अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो के संथानम का है। वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रीसीडेंस, तो इसको देख लीजिए फ्रेंड। पहले पे हैं राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के में राज्यपाल, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पूर्व राष्ट्रपति, 5 का में दिया गया है उप प्रधानमंत्री, छठे पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, 7वें पे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग के, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। 7 का में दिया गया है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में दिया गया है अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9वें में दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 में दिया गया है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 10 में दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति। तो इसको फिर देख लीजिए फ्रेंड दोबारा से। पहले में दिया है राष्ट्रपति, दूसरे में उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, उनके नीचे आते हैं अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके नीचे 5वें नंबर पर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, 5 का में उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री और 6ठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग के। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। 7 का में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें नंबर पे आते हैं अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9वें में आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 में आते हैं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 10वें नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नया भारत एट 75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नया भारत एट 75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का उद्देश्य
आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किए हों तो कर दीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ नेशन और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ नेशन, नेशनल और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त को एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दोबारा देख लीजिए। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, तो देख लीजिए फ्रेंड। बात करें 324 का, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति का चुनाव आयोग में निहित है। 325 अनुच्छेद 325 की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। 325 की बात करें, अनुच्छेद 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अगला है फ्रेंड अनुच्छेद 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 326 में लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर
संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 की बात करें, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 में चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 का में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 329 का में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? तो वर्ष 1985 में प्रदान की गई है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? तो वर्ष 1985 में प्रदान की गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में निहित होती है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में निहित होती है? नहीं होती है। तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से।
किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 से एवं 1993 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 से एवं 1993 में। दल बदल विरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। दल बदल निरोधक विरोध कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यदि अधिसूचना जनप्रतिनिधि अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 की धारा 14 में अंतर्गत जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड प्रमुख आयोग इम्पॉर्टेंट कमीशन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।